गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश और दुनिया के इतिहास में आज 24 सितंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं घटी थी, इनको हम एक एक करके देखेंगे, जिनमें से कुछ मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। आज ही के दिन 1961 में, सॉरी 1861 में, 1861 में महिला अधिकारों की बुलंद आवाज भिकाजी कामा का जन्म हुआ था। महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी भिकाजी कामा जी ने। इनका आज के दिन जन्म हुआ था। 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच यरवदा सेंट्रल जेल में अछूतों के अधिकारों के लिए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर आज के ही दिन हुए थे। इसको हम पूना पैक्ट को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए इस चीज को। 1948 में होंडा मोटर कंपनी की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। फिर इसका देख लेते हैं 2013 में 7.7 रिएक्टर स्केल से आए भूकंप से पाकिस्तान में 327 लोगों की मौत हो गई थी आज ही के दिन। आज के दिन 24 सितंबर को 2013 को बहुत तेज भूकंप, बहुत खतरनाक भूकंप आया था, जिससे यहाँ पर 327 लोगों की मौत हो गई थी पाकिस्तान में। फिर आगे बात करेंगे 2014 में देश का पहला अंतर्ग्रही मिशन मंगलयान आज ही के दिन मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था 2014 को। डिटेल में जान लेते हैं पूना समझौता क्या था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता हुआ। इसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान पर हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित कर दिए गए थे। तो यहाँ पे पहले क्या था, ये बात रखी गई थी अम्बेडकर जी ने कि भाई दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए और व्यवस्थापिका में अछूतों के लिए भी एक स्थान होना चाहिए। परंतु इस समझौते की वजह से वापस क्या कर दिया गया, ये पूरी जो व्यवस्था थी जो अम्बेडकर जी रख रहे थे, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया और व्यवस्थापिका सभा में अछूतों की स्थान पर हिंदुओं को या हिंदू वर्ग के जो सवर्ण थे उनको ही सुरक्षित कर दिया गया, उनको ही बड़े पद दे दिए गए। चलिए नेक्स्ट है, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थी, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में, मतलब ये जो पूरी कहानी बनी थी, जो समझौता हुआ था, उसके बाद फिर समझौते में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया। चलिए मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18, बंबई एवं सिंध में 15, पंजाब में 8, असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। साथ ही साथ यह भी वादा किया गया कि गैर मुस्लिमों निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया अथवा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। चलिए अब इस पूना समझौते की वजह से दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा था ये भी जान लेते हैं। पूना समझौता दलितों को राजनीतिक हथियार बना दिया। इस समझौते ने दलितों को एक राजनीतिक हथियार बना दिया। कैसे बना ये भी देख लेते हैं। संयुक्त निर्वाचन में वास्तविक दलितों को हराकर हिंदू जाति के संगठनों का एजेंडा बना दिया गया और उन्हें केवल उन दलितों की चुनावी जीत को पक्का किया जो इन संगठनों के एजेंट या हथियार थे। पूना समझौते से दलितों के राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अवनमन को बढ़ावा दिया और इस प्रकार ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने वाले दलितों के वास्तविक एवं स्वतंत्र नेतृत्व को बर्बाद कर दिया गया। इससे हिंदू से पृथक एवं अलग दलित अस्तित्व को स्वीकार न करके उसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में ही रख दिया गया। इस समझौते ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित आदर्श समाज के सामने एक बड़ी बाधा खड़ी कर दी। दलित वर्ग को एक पृथक एवं भिन्न तत्व न मानकर
इसने दलित एवं अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी रक्षार्पों को भारत के संविधान में स्पष्ट करने पर रोक दिया यहाँ पे। सांप्रदायिक निर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा पूना समझौते के द्वारा हिंदुओं से दलितों को पृथक करने की व्यवस्थाओं ने गांधी जी को आहत कर दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने ये सोचा, गांधी जी ये सोच रहे थे कि भाई अगर हम दलितों को अगर हम अलग से चुनाव में एक अलग से हम सीट दे देंगे या फिर उनको एक अलग व्यवस्था करेंगे, तो वो ये सोच रहे थे कि इससे हिंदू धर्म जो है वो बट जाएगा, टूट जाएगा। हम उनको अलग से व्यवस्थाएं नहीं दे सकते, अलग से उनको एक रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसका इन्होंने विरोध किया। चलिए अब यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं, इस वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी एवं अंबेडकर जी के क्या मतभेद थे, दोनों में क्या डिफरेंसेस थे, ये भी हम देख लेते हैं। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। वह चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था हो। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी है, इससे श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो वो ये बोलते थे कि भाई जो वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही है, जो पंडित हैं, बनिया हैं और दूसरे जो जाति के हैं, जो वर्ण व्यवस्था बनी, 4 वर्ण बने हैं, वो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इससे श्रम का विभाजन होगा। मतलब ये कि जो ब्राह्मण लोग होंगे वो पठन पाठन का काम करेंगे और जो क्षत्रिय लोग होंगे वो सेना में जाएंगे या लड़ने वाला काम करेंगे या जमींदारी का काम करेंगे, और जो वैश्य लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? काम धंधा करेंगे, धनोपार्जन करेंगे। और बचे फिर आखिरी में शूद्र लोग, जिनको दलित बोला जा रहा है। उनका काम क्या था? सेवा करना। उनका काम क्या रख दिया? सेवा करना। तो इस चीज की व्यवस्था जो थी, इसके प्रबल प्रचारक थे कौन? गांधी जी। इस चीज को वो बढ़ावा देना चाहते थे। वहीं अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। वो इस चीज का टोटल विरोध करते थे कि भाई जो ये जो व्यवस्था बनाई गई है ये गलत है, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, सभी अपने हिसाब से जो काम करना चाहता है वो कर सकता है। आप किसी को थोप नहीं सकते हैं कि आपको सेवा ही करनी है, आप किसी को थोप नहीं सकते हैं कि आपको सिर्फ लड़ने ही जाना है या आपको सिर्फ धंधा ही करना है। नहीं, इस चीज का विरोध कर रहे थे। अंबेडकर जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था अवैधानिक, अमानवीय, अलोकतांत्रिक, अनैतिक एवं अन्यायपूर्ण एवं शोषणकारी सामाजिक योजना है। उनका कहने के हिसाब से ये था कि एक प्रकार से शोषणकारी सामाजिक योजना है, ये हमने खुद ने बनाई है, ये अवैज्ञानिक है, किसी प्रकार से कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है इसमें, और ये अमानवीय भी है। चलिए, इसी के साथ गांधी जी का क्या मानना था? छुआछूत का वर्ण व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं है, गांधी जी मानते थे। वो ये बोलते थे कि जो छुआछूत हो रही है, दलितों के साथ जो करा जाता था, वो वर्ण व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं रखती। छुआछूत वर्ण व्यवस्था की अनिवार्य विकृति न होकर बाह्य विकृति है, वो उसके अंदर का ना होगा। छुआछूत जो है वर्ण व्यवस्था के अंदर ना होकर एक बाहर की चीज है जो उसको प्रभावित कर रही है। अंततः छुआछूत समाप्त करने हेतु वर्ण व्यवस्था में रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। चलिए, तो ये बोल रहे थे गांधी जी कि इसके ऊपर सुधार होना चाहिए। वहीं अंबेडकर जी के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत वर्ण व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है। उन्होंने ये बोला कि भाई जो अस्पृश्यता है या जो छुआछूत है, ये वर्ण व्यवस्था का ही परिणाम है। क्योंकि भाई आप कैटेगराइज कर दोगे कि भाई आपको यही काम करना है, दलितों की बात कर रहे हैं कि आपको सिर्फ सेवा ही करना है, आपको जूते ही सिलना है, आपको पशुओं को, जानवरों को ही घसीटना है, आपको ये कर दिया, आपको ये व्यवस्था बना दी, तो फिर आप दूसरा काम कैसे करोगे? ये व्यवस्था गलत है ना भाई। आपको बता दिया कि आपको सिर्फ यही करना है, तो आप वहीं बंद गए। आपसे लोग छुआछूत करेंगे, भाई ये व्यक्ति जो है वो जानवरों का मांस लेके जाता है या घसीटता है या काटता है या बेचता है, तो लोग उससे छुआछूत करेंगे। अब आप उस व्यक्ति को वही काम दे दिया गया, तो वो उसकी मजबूरी बन गई ना। तो इसी चीज का अम्बेडकर जी विरोध कर देते कि ये नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था जो है वो गलत है। साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला कि वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन के लिए छुआछूत को दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये बोला कि अगर हम वर्ण व्यवस्था को रखते हैं तो हम किसी भी कीमत में छुआछूत को दूर नहीं कर सकते। उसी का नतीजा आज भी है। अगर हम वर्ण व्यवस्था को रखते हैं तो हम छुआछूत दूर नहीं कर सकते। आप ये सोच के रखें कि भाई वही व्यवस्था अगर रखी जाती कि यही कैटेगरी रहेगी, आप इसी के हिसाब से आपको काम करना है, तो क्या होता? हम दूर रहते, दलितों से दूर रहते, छुआछूत का व्यवहार करते, उनसे उनसे छूने से कतराते, उनके पास नहीं जाते, उनका छुआ नहीं खाते। तो ये सब चीजें क्या होती? उसी का एक उदाहरण बन जाती।
चलिए आगे बात करेंगे। गांधी जी छुआछूत दूर करने के लिए आदर्शवादी एवं दीर्घकालिक उपायों की बात करा करते थे। उनका ये कहना था कि भाई हमको अपने अंदर से ये चीज होनी चाहिए। आदर्शवादी बातें किया करते थे और लंबे समय के उपाय बताते थे कि भाई हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, दलितों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ही बताया, दलितों का नाम उन्होंने चेंज कर दिया, बोल वो दलितों को क्या बोला करते थे, हरिजन बोला करते थे, हरिजन बोला करते थे। तो उनके जो विचार थे वो ये थे कि भाई हमको अपने अंदर से, हमको अपनी आत्मा से अपने आप में चेंज करना चाहिए, जिससे कि हम उनसे नफरत ना करें। बल्कि अंबेडकर जी का कहना क्या था, वो ये चाहते थे कि किसी भी कीमत में छुआछूत दूर करने के लिए हमको व्यवहारिक, त्वरित एवं ठोस उपायों पर ही बल देना पड़ेगा। हम ठोस उपाय करके ही और तुरंत करके ही और व्यवहारिक जो उपाय हैं उसको ही करके हम छुआछूत को दूर कर सकते हैं। उन्होंने ये बात बोली थी। तो दोनों यहाँ पे अंबेडकर जी और गांधी जी दोनों यहाँ पे अपोजिट थे। इसीलिए इसी वजह से पूना समझौता वहां पे हुआ था। और वहां पर जो दलितों के जो नेता कहलाते हैं अंबेडकर जी, उनको गांधी जी के सामने झुकना पड़ गया था और अपनी बातों को पीछे हटाना पड़ गया था। चलिए वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे आज। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल कंपनी ने सार्वजनिक बॉन्ड के जरिए कितने रुपए राशि जुटाने की बात कही है। तो ऑप्शन है आपके पास 3,500 करोड़ रुपए, 2,800 करोड़ रुपए, 6,700 करोड़ रुपए या फिर 8,500 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और इसी के साथ साथ अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा 850 करोड़ रुपए, सॉरी 8,500 करोड़ रुपए। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने सार्वेंट गारंटी बॉन्ड से 8,500 करोड़ से रुपए से अधिक राशि जुटाई है। इससे पहले सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी के पुनरुद्धार के लिए 8,500 करोड़ रुपए के सार्वेंट गारंटी बॉन्ड को स्वीकृति दी थी। बीएसएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने कहा कि कंपनी एक साल में 18,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की बिक्री की योजना भी बना रही है। तो यहाँ पे पूरी बात ये हो गई कुल मिला के कि सरकारी कंपनी जो है बीएसएनएल जो है ये अब धीरे धीरे प्राइवेटीकरण में जा रही है। ये अपने 18,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको बेचने की योजना भी बना रही। तो भाई कौन लेगा ये? जो हमारे देश में जो अभी फल फूल रहे हैं, बड़े जो हमारे जो उद्योगपति हैं, अंबानी अडानी, यही लेंगे। क्योंकि भाई यही लोग हैं जो एयरपोर्ट खरीद रहे हैं। एयरपोर्ट की यहाँ पे इन्होंने पूरी जो व्यवस्था इन्होंने देखी वो कर रहे हैं। ट्रेनें भी अब प्राइवेट कर दी गई हैं, तो अब बीएसएनएल भी प्राइवेट करा जा रहा है। तो इसी चीज़ का विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए कि हम हमारे जो भारत की जो जो पीएसयूज हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो हमारे भारत का गौरव हुआ करती थी, उनको हम धीरे धीरे करके प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया। ऑप्शन है आपके पास सिमोन हालेप, कैरोलिना प्लिस्कोवा, गरबायन मुर्गुजा या फिर सरीना विलियम्स। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है सिमोना हालेप। रोमानिया की सिमोना हालेप ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया। हालेप ने इसके साथ ही पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया। 27 सितंबर से होने वाले क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया। सिमोना हालेप और चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच 12वीं बार मुकाबला था, जिसमें हालेप ने 8वीं बार जीत हासिल की। हालेप इससे पहले 2017 और 2018 में फाइनल में इलिना स्वास्तिनोवा से हार गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया। चलिए आपको ये बताना है, नेपाल के फेमस, विश्व प्रसिद्ध फेमस पर्वतारोही का, मतलब जो पहाड़ों पर चढ़ा करते हैं,
उनका आपको नाम बताना है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया और जो 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। चलिए इनके नाम बताइए आप। ऑप्शन है आपके पास निर्मल पुरजा, अंगरीता शेरपा, कामी रीता शेरपा या फिर तेंजिंग नॉर्गे। चलिए इसके आंसर हैं अंगरीता शेरपा। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंगश्रीता शेरपा का निधन हो गया। वे 72 साल के थे। उन्हें स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता था। नेपाल पर्वतारोहण संघ के सचिव टीकाराम गुरुंग ने कहा कि अंगरीता शेरपा एक महान पर्वतारोही थे। उन्होंने 1983 से 1996 के बीच 10 बार ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। इस दिग्गज पर्वतारोही को प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने पर सफलतापूर्वक दिया गया था। तो यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या मिल गई, एक तो ये मिल गया कि भाई माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है 8,848 मीटर, मतलब बोल सकते हैं 8,848 मतलब 8 किलोमीटर, 848 मीटर भी बोल सकते हैं हम इसको यहाँ पर। चलिए तो ये हमको ये मिल गया। दूसरी चीज हमको क्या मिल गई, अंगरीता शेरपा 10 बार चढ़ चुके हैं बिना किसी सपोर्ट के, या बोल सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के सपोर्ट के, बिना किसी सपोर्ट चढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हमको एक काम की चीज और मिलती है, तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए और शायद पढ़ता भी होगा क्योंकि ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तेंजिंग नोर्गे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़ने वाले कौन थे, तो ये हो गया कौन, अंगरीता शेरपा जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, चलिए आंसर दीजिए आप। ऑप्शन आपके पास 10 मार्च, 12 जनवरी, 21 सितंबर या फिर 11 जुलाई। विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, बताइए। चलिए आंसर दीजिए जल्दी, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 21 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया के बारे में जागरूकता प्रसारित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को डिमेंशिया के लक्षणों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना ही नहीं, साथ ही साथ अपितु इसका उद्देश्य डिमेंशिया के पीड़ित रोगियों अथवा इस बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले रोगियों को भी ना भूलना। अल्जाइमर्स जो है एक दिमागी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे याददाश्त और सोचने की शक्ति कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। चलिए इसका आंसर आपको देना है। नौसेना के इतिहास में, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। ऑप्शन है आपके पास लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी एवं सब लेफ्टिनेंट रीत सिंह। सेकंड ऑप्शन है सब लेफ्टिनेंट प्रियंका त्यागी या फिर सब लेफ्टिनेंट कृति सिंह, सब लेफ्टिनेंट कोमल सचदेवा या फिर साथ ही साथ में सब लेफ्टिनेंट रूपा त्यागी। नेक्स्ट है सब लेफ्टिनेंट मोहिनी सिंह और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट अमृता त्यागी। किन 2 अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया गया, चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीता सिंह। तो यहाँ पे कौन है, कुमुदनी त्यागी जी और रीता सिंह जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा। आप देख लेते हैं कुछ डिटेल इसके बारे में। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अफसरों को वॉरशिप पर तैनात किया जाएगा। इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर एयरबर्न टेक्नीशियंस के पद में शामिल होने के लिए चुना गया। इन दोनों महिलाओं का नाम सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह है। इसके तहत वॉरशिप पर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड कराया जाता है।
इसके पहले महिला अफसरों को फिक्स विंग एयरक्राफ्ट तक सीमित रखा गया था। भारतीय नौसेना में कई महिला अधिकारी हैं, लेकिन कई कारणों से अब तक उन्हें युद्धपोत पर तैनात नहीं किया गया था। तो हमारे लिए एक इतिहास वाली बात क्या बन गई यहाँ पे कि नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को युद्धपोत पर तैनात किया गया। तो वो कौन थी? सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडिया से इंडियन सुपर लीग आईएसएल के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की है? चलिए आंसर बताइए। ऑप्शन है आपका 7 साल, 2 साल, 1 साल या फिर 3 साल। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडिया से इंडियन सुपर लीग आईएसएल बोला जाता है इसको, इसके लिए कितने सत्र के लिए, कितने साल के लिए करार करने की बात करिए। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है 1 साल। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडिया से इंडियन सुपर लीग आईएसएल के आगामी सत्र के लिए 1 साल का करार करने की घोषणा की। नवंबर से शुरू हो रहे इस फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद से जुड़ने वाले पहले सेंडिया स्पेन में दूसरे डिवीजन में खेलने वाली टीम एल्कोरकोन का हिस्सा थे। वे हैदराबाद से जुड़ने वाले छठे विदेशी खिलाड़ी हैं। उन्हें स्पेन के अतिरिक्त ब्रिटेन, जापान और चीन में विभिन्न स्तर पर फुटबॉल खेलने का भी अनुभव है। वे खुद गोल करने के साथ साथ दूसरों के लिए मौका भी बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइड राइफल की आपूर्ति करेगा? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में। किस देश को यह 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? ऑप्शन है आपका नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर भारत। यूएई किसको 93,895 कार्बाइन राइफल देने की बात कर रहा है? चलिए इसका आंसर है भारत। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी कराकल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगा। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत यह समझौता 2008 से लंबित था। कंपनी ने भारत में जमीन, स्थान और स्थानीय सहयोगों की भी पहचान कर ली और भारत में राइफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कंपनी के बयान के अनुसार कराकल राइफल पूरी तरह से भारत में बनने के लिए तैयार है, भारत में बनाने के लिए तैयार है। कंपनी की कार 861 राइफल में फिट होने वाली 20% से अधिक कंपोनेंट पहले से ही भारत में बनते हैं। कंपनी ने भारत में कार्बाइन बनाने के लिए तकनीकी के हस्ताक्षर के संकेत भी दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मदन मोहन मालवीय जी। आपको बताना है किस महापुरुष की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन, जो सम्मेलन होने वाला है उसका उद्घाटन करेंगे। चलिए आंसर दीजिए इसका कमेंट में। चलिए इसका आंसर है महात्मा गांधी जी। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ भी शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1996 में लागू की गई सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? आपको बताना है इंडस वाटर ट्रीटी जो है, सिंधु जल संधि जो है, इसके 60 वर्ष हो चुके हैं। तो आपको बताना है भारत और किस देश के बीच में ये हुई थी। ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच में
वर्ष 1996 में लागू की गई सिंधु जल संधि, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, कि 60 वर्ष पूरे हुए। सिंधु नदी तंत्र में प्रमुखतः 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र बेसिन को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए, तो हमको यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई कि जो मध्यस्थता कराई थी, किसने कराई थी? विश्व बैंक ने कराई थी। कब कराई थी? 1960 में कराई थी, 19 सितंबर को। ठीक है। और ये क्या थी? हमारी सिंधु वाटर ट्रीटी थी। मतलब ये देखा जाएगा कि सिंधु नदी का पानी जो है कितना कहाँ जाएगा, और अगर बांध बनाया जाता है तो आपको कितना छोड़ना पड़ेगा। सारी चीजें जो थी इस ट्रीटी के अंदर, इस संधि के अंदर हस्ताक्षरित की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह, नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत की? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, जापान या फिर अमेरिका। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत मंथ की शुरुआत की गई है। चलिए, इसका आंसर अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की गई। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान किया जाता है जिसके पूर्वज स्पेन, मैक्सिको, कैरेबियन और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका से आए थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा हिस्पैनिक विरासत सप्ताह के रूप में मनाई गई थी। तो ये सबसे पहले कब मनाई थी? ये सबसे पहले मनाई गई थी 1968 में मनाई गई थी। किसने शुरुआत की थी? अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने की थी। चलिए, आगे बढ़ेंगे। तो ये तो था आज का हमारा करंट अफेयर्स के क्विज। अब हम कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 22 सितंबर 2020 को स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ की तरफ से अभ्यास का फ्लाइट टेस्ट किया गया। इस दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार के रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से ट्रेस किया गया। अभ्यास हाई स्पीड ड्रोन है जिसमें हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों द्वारा टारगेट किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालसोर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के सफल उड़ान परीक्षण किया जो मील का पत्थर साबित हुआ। चलिए, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर टेस्ट रेंज में किया गया। चलिए, परीक्षण में विभिन्न रडारों और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणाली के जरिए इनकी निगरानी की गई। अभ्यास के टेस्ट को कई रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की मदद से चेक भी किया गया। अभ्यास एक छोटे गैस टरबाइन इंजन पर काम करता है। यह MEMS नेविगेशन सिस्टम पर काम करता है। डीआरडीओ के अनुसार यह बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो नवीन तकनीक का उदाहरण है और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती देगा। इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। परीक्षण के दौरान यान ने 5 किलोमीटर उड़ान ऊंचाई, 0.05 मैक की गति आदि जरूरतों की सफलतापूर्वक हासिल की। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ। डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है। मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है। सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।